आप सबको पता है कि पहलगाम में जो है लोगों की हत्या हुई है आतंकवादियों ने की है। तो आतंकवादियों के बारे में जहाँ तक बात है, आतंक का मामला बड़ा उलझा हुआ मामला है। ये इतना सीधा नहीं है जितना आप समझते हैं। टेररिज्म का मतलब क्या है? असल में यूनाइटेड नेशंस जो है उसने टेररिज्म की कोई डेफिनेशन अब तक स्वीकार ही नहीं की है कि क्या टेररिज्म है। लेकिन मोटा-मोटा तौर पर देखा जाए तो किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपनी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए शत्रु समझे जाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर कातिलाना हमला करना, उनके जानमाल को नुकसान पहुंचाना, ये आतंकवाद की श्रेणी में आता है। ये आतंकवाद है। तो पूरी दुनिया में जो है आतंकवाद फैला हुआ है और आतंकवाद किसी एक मज़हब से, एक रिलीजन से रिलेटेड है ऐसा नहीं है। लेकिन इस्लाम से ज़्यादा रिलेटेड है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि सिर्फ़ इस्लाम का बहाना बना के या इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स का बहाना बना के जो है मिडल ईस्ट या जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कुछ लोगों ने सत्ता हासिल करने की कोशिश की और रिलीजन को एज़ अ हथियार बनाया। और इसमें जो है अमेरिका जैसे देशों का भी हाथ है क्योंकि जब देखिए तालिबान का मामला जहाँ तक आता है, अफ़गानिस्तान एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी, बहुत ही आसानी से अफ़गानिस्तान ने प्रोग्रेस को एक्सेप्ट कर लिया था। जब वहाँ पर यूएसएसआर यानी कि रशिया का जो पहला संस्करण था, सोवियत संघ, उसका राज था। तो सोवियत संघ को हराने के उद्देश्य से अमेरिका ने प्रॉक्सी वार लड़ना की सोची और प्रॉक्सी वार के लिए उसने धार्मिक कट्टरपंथियों को पैसा और हथियार सप्लाई करना शुरू किया। सोवियत संघ तो बिखर गया और उसके बाद से जो है यही धार्मिक कट्टरपंथी जो हैं अमेरिका ने जो पाले थे, इसका प्रभाव ही ऐसा पड़ा कि पूरी जो खित्ता है, पूरा जो रीजन है, वो बर्बाद हो गया और कट्टरता में चला गया, इस्लामिक कट्टरता में चला गया। ऐसा जो इस्लामिक कट्टरता है, वो भी ईरान में भी देखने को मिली। ईरान में भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी वहाँ की, आराम से वहाँ पर सब चल रहा था। लेकिन एक व्यक्ति ने जो है रिलीजन को हथियार बनाकर वहाँ पर सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद से जो है बहुत ही ज़्यादा धार्मिक कड़े प्रतिबंध उस देश पर के लोगों पर लगा दिए। वो देश जो है ईरान जो है वो अपनी ही देश की सरकार का गुलाम है और वहाँ पर महिलाओं को तो चेहरा अगर वो हिजाब यानी सर ना ढकें, बाल उनके दिखाई दे जाएँ तो तेज़ाब तेज़ाबी हमले भी होते हैं। मॉरलिटी पुलिस है एक मॉरलिटी पुलिस होती है जो ये देखे कि महिलाएं जो हैं हिजाब का पालन कर रही हैं कि नहीं। तो इस तरह का जो है ये भी आतंकवाद है कि लोगों की इंडिविजुअल फ्रीडम को छीन लेना। तो तालिबान भी आतंकवाद कर रहा है। ईरान जो कि एक शिया कंट्री है, शिया कंट्री में जो धार्मिक कट्टरपंथी नेता हैं वो भी आतंकवाद ही कर रहे हैं अपने देश की महिलाओं के प्रति और अपने देश के आम नागरिकों के प्रति। दूसरा जो है लेबनान में आतंकवादी समूह मिल जाते हैं, अल-कायदा हो, लश्कर-ए-तैयबा हो, बहुत ज़्यादातर जो यूनाइटेड नेशंस ने जिन पर प्रतिबंध लगाया है, वो इस्लामिक कट्टरपंथी समूह हैं। लेकिन इन इस्लामिक देशों ने कभी कोई चीज़ अपने आप से बनाई ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने तोपों का आविष्कार कर लिया हो या बहुत भारी मात्रा में ये हथियार बनाने की क्षमता रखते हों या ऐसा कुछ हो। इनको कंटिन्यूअसली जो है युद्ध का माहौल तैयार करने के लिए अमेरिका का सपोर्ट रहा है। और अमेरिका ऐसा क्यों करता है? अमेरिका ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री है और जब वर्ल्ड वार्स हुई थी उस समय जो हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ थी वो चल पड़ी थी। उसके बाद से हथियार जो हैं बनाने की फैक्ट्रियाँ बंद तो नहीं हो जाएंगी, तो युद्ध का माहौल कहीं ना कहीं दुनिया में बना रहे, इसकी कोशिश की जाती है। ये एक आर्म्स लॉबी कहते हैं इन्हें कि ये जो हथियार बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, बहुत बड़ा चंदा देती हैं राजनीतिक पार्टियों को। इसलिए अपने देश से अमेरिका अपने देश से दूर कहीं न कहीं हथियारों का जो ये इस्तेमाल जारी रहे, इसलिए ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और डिस्टर्बेंस करने के लिए तो इस्लामिक कट्टरपंथियों को इस्लाम का ही बहाना है। तो ये पूरी की पूरी एक इकोसिस्टम बन गई थी टेररिज्म की। ये ग्लोबल इकोसिस्टम है टेररिज्म की जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ।
इसके अलावा जो है भारत में रणवीर सेना नाम का एक जातंकवादी संगठन था, जो मैंने कहा अपनी किसी भी सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक उद्देश्य के लिए, तो एक सामाजिक उद्देश्य है कि हमारी जाति तुम्हारी जाति से ऊंची है और हम तुम लोगों का दमन करेंगे। ये उद्देश्य के लिए रणवीर सेना नाम का एक संगठन बन गया था, जिन्होंने दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार किए, यहाँ तक कि हत्याएं भी की। और इस आतंकवादी संगठन ने भी बहुत लोगों की हत्या की, तो आतंकवाद की श्रेणी में तो इसे भी डालना चाहिए। इसके अलावा भारत के कुछ हिंदू संगठन, अभिनव भारत और सनातन संस्था, इन दोनों संगठनों पर भी तो बैन नहीं लगा सके, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस तो ग्लोबल टेररिज्म पर ही बैन लगाता है, और ग्लोबल टेररिज्म का हिस्सा कोई हिंदू आतंकवादी संगठन नहीं रहा है। लेकिन इंडिया में ये जो टेररिज्म है, इसमें इनका काफ़ी नाम आया। श्याम मीरा सिंह जी एक यूट्यूबर हैं, इन्होंने बताया कि काफ़ी हमले जो हैं हिंदू आतंकवादी संगठन ने किए हैं। लेकिन इन लेफ्टिस्ट की ये समस्या है कि ये इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि आतंकवाद का धर्म और जो है जाति से लेना देना है, लेकिन केवल इस्लाम लेकिन ग्लोबल टेररिज्म के लिए ज़्यादा इस्लाम जिम्मेदार है, ये इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं, जबकि ये बात सिरे से गलत है। ग्लोबल टेररिज्म में इस्लामिक कट्टरपंथियों का या इस्लाम का ज़्यादा हाथ है। इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर आने से माफ़ कीजिएगा, आम नागरिकों की ज़्यादा हत्या हुई है। यहाँ तक कि मुसलमानों की ज़्यादा हत्या भी आम मुस्लिम नागरिकों की ज़्यादा हत्या भी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने ही की है। अभी पाकिस्तान में भी बम धमाके होते रहते हैं, कभी मस्जिदों में, कभी मंदिर में। पीछे ट्रेन हाईजैक हो गई थी कुछ साल पहले, आपको याद होगा शायद 2016 में, एक आर्मी स्कूल, पाकिस्तान के फ़ौजी जो लोग हैं उनके बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, आर्मी स्कूल में आतंकवादी हमला हो गया था और बच्चों की हत्याएँ कर दी थी। तो जब से पहलगाम बम धमाके माफ़ कीजिएगा, पुलवामा बम धमाका हुआ है और अब पहलगाम में जो गोलीबारी हुई है, उसके बाद से जो है भारत के कुछ लेफ्टिस्ट ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल और केवल जो है बीजेपी के अंडर आतंकवादी हमले होते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन माहौल में अंतर ये आया है कि गोदी मीडिया बीजेपी से सवाल नहीं करता है, मेन स्ट्रीम मीडिया बीजेपी से सवाल नहीं करता। सवाल केवल और केवल लोगों से किया जाता है कि केवल हिंदू मुसलमान करता रहता है, केवल मुसलमानों पर दोष डालना चाहता है। बीजेपी गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं करता, किसी का इस्तीफ़ा नहीं मांगा जाता, जबकि पहले ऐसा नहीं था। लेकिन दूसरी तौर पर ग्लोबल टेररिज्म में और इंडिया में जो टेररिज्म अटैक्स हुए हैं, उसमें ज़्यादा हिस्सा किसका है, इस बात से इनकार करना या इस बात को कम करके दिखाना और हिंदुओं पर ही ठीकरा फोड़ देना, ये भी बहुत चल रहा है। अभी पीछे जो है ये भी बात सामने आई कि एक महिला ने ये कमेंट किया कि चलो, उसने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। बिल्कुल सही है, इंटेलिजेंस फेलियर है, बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट को ही आम नागरिकों की रक्षा के लिए, कश्मीर एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ पर लोग फ़ौजियों को तैनात रखना चाहिए था। अग्निवीर से फ़ौजियों की तादाद में काफ़ी कमी आई है और बीच में कोविड आया था, कोविड के बाद भी फ़ौजी अफसरों की और फ़ौजी आम फ़ौजियों की तादाद में बहुत कमी है। कम से कम 1 लाख फ़ौजियों की कमी चल रही है भारतीय सेना में। तो इतना ज़्यादा जो है कमी है, तभी जगह-जगह सिक्योरिटी फ़ोर्सेस नहीं थी जहाँ पर होना चाहिए था। तो इस कमी को सरकार को ही स्वीकार करना चाहिए, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं करती। लेकिन ये जो महिला का कमेंट मैं आपको बता रही हूँ, इस महिला का क्या दावा था कि बीजेपी के शासनकाल में ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हुए हैं। इसका दावा पूरी तरह से सही नहीं था। टेररिस्ट अटैक बीजेपी के शासनकाल में ज़्यादा हुए हैं, लेकिन लोगों की हत्याएं टेररिज्म की वजह से यूपीए के शासनकाल में ज़्यादा हुई थी। सबसे बड़ा आतंकवादी हमला जो भारत में अब तक हुआ है, वो है 2008 का 26/11 का हमला। और 2008 के 26/11 के हमले में भी अंदर के लोगों का हाथ है, ऐसा ज़रूर है। ऐसा नहीं होता कि लोकल सपोर्ट के बिना जो है आतंकवादी हमले अंजाम दे दिए जाएँ। उसमें भी जो है डेविड कोलमैन हेडली, जो कि पाकिस्तानी
पिता का और ब्रिटिश माँ का बेटा था, डेविड कॉलमैन हेडली। वो भारत आया था, उसे यूनाइटेड स्टेट्स की जेल में काफ़ी सालों की सज़ा मिली हुई है। वो भारत आया था, उसने भारत रेकी करी थी महेश भट्ट के बेटे के साथ मिलकर। उसने सारी की सारी जो हैं ये जगहें जहाँ जहाँ हमला करना है वो देखी थी। अब महेश भट्ट और उसका पूरा परिवार खड़ा हो गया था ये कहने के लिए कि 26/11 का जो हमला है वो हिंदू आतंकवादियों ने किया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कसाब पकड़ा गया और कसाब के हाथ पे जो झूठा कलावा था उसकी भी पोल खुल गई थी, और यूनाइटेड स्टेट्स ने माना था कि डेविड कॉलमैन हेडली का हाथ है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि डेविड कॉलमैन हेडली ने महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट का इस्तेमाल किया हो, उससे झूठ बोला हो कि मैं घूमने फिरने की जगह देख रहा हूँ, या सच में ही जो है इस भट्ट परिवार को जानकारी थी कि कुछ गलत होने वाला है या कोई हमला होने वाला है। इसके बारे में ना तो सरकार कुछ कह सकती है, ना मैं कुछ कह सकती हूँ। सरकार ने तो भारत के लोगों को बताया नहीं और हमें कुछ पता नहीं है। जब तक मीडिया नहीं बताएगी तो नहीं मालूम कि महेश भट्ट का बेटा राहुल भट्ट खुले तौर पर जानबूझकर इन्वॉल्व था या उसे भी अंधेरे में रखा गया था। लेकिन ये बात सच है। तो आप समझ गए होंगे कि टेररिज्म का रायता कैसा फैला हुआ है। टेररिज्म जो है का जो है इस्लामिस्ट इस्तेमाल करते हैं अपने रिलीजन को, लेकिन इस्लामिस्ट को फंडिंग कौन करते हैं? फंडिंग हमेशा उसको अमेरिका जैसे देश करते हैं, और आपस में इतना लड़ाई रखते हैं ताकि हथियारों की खपत होती रहे और आम लॉबी को फ़ायदा पहुंचता रहे। और ये सारा का सारा रायता जो है इसी तरह से फैला है। अब आपने फ़िलिस्तीन और हमास की बात सुनी होगी, या यहूदी कंट्री इज़राइल की बात सुनी होगी। अब इज़राइल का क्या मसला है कि एक और आतंकवादी था जिसे हिटलर कहते हैं। हिटलर एक रेसिस्ट आदमी था। उसको ये लगता था कि जो जर्मन लोग हैं वो दुनिया में सब सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ तक कि उसने एक भारतीय वैज्ञानिक को भी रिश्वत देने की कोशिश की थी कि वो ये साबित कर दे कि जो जर्मनी के लोग हैं उनका फ्रंटल लोब यानी कि दिमाग का अगला हिस्सा ज़्यादा विकसित है पूरी दुनिया के लोगों के मुकाबले। लेकिन शोध में ऐसा कुछ पाया नहीं गया, तो उस भारतीय महिला वैज्ञानिक ने ऐसा झूठ लिखने से मना कर दिया। और ये मैंने फेसबुक पे कहीं पढ़ा था, उस महिला का नाम मुझे याद नहीं है, आप सर्च ज़रूर कीजिएगा। फ्रंटल लोब पर वो रिसर्च हुई थी, और उस रिसर्च क्या होती है कि आप कोई रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उसके बाद उसका कंक्लूजन लिखते हैं। लेकिन हिटलर चाहता था कि कंक्लूजन पहले डिसाइड कर लिया जाए और रिसर्च करके बस ऐसा बता दिया जाए कि जर्मनी के ही लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। तो एक रेसिस्ट व्यक्ति था वो, और अपनी रेस को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उसने यहूदी लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिए थे। और यहूदी लोगों पर जब अत्याचार किए, उनके कंसंट्रेशन कैंप बने, तो जब जर्मनी हारा द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके बाद से यहूदी लोगों को यूरोप के लोग और यूनाइटेड स्टेट्स सारे के सारे लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि यहूदियों को एक अलग देश दे दिया जाए क्योंकि इन पर बड़ा अत्याचार हुआ है। ये एक गलत फैसला इसलिए था क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में जो मिडल ईस्ट है वहाँ से ये 3 रिलीजन्स निकले हैं, यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम। लेकिन ये जो ईसाईयत है या जो जुडाइज़्म है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा फैला। तो इवोल्यूशन के हिसाब से जो यूरोपियन लोग हैं वो मिडिल ईस्ट में फिट नहीं हो सकते क्योंकि उनकी स्किन बहुत लाइट हो गई है, और लाइट स्किन से स्किन कैंसर का खतरा है। लेकिन यहूदियों को धक्के में ही यहाँ अपनी गिल्ट से निकलने के लिए उनको एक अलग देश का नाम देके इज़राइल में उनको बसा दिया गया, जो कि यूरोपियन डिसेंडेंट्स के हैं। मतलब जो इज़राइली लोग हैं वो मिडल ईस्ट के ना तो लगते हैं और ना वो हैं। बस उन्हें ये कह के कि हज़ारों साल पहले यहाँ पर जो जुडाइज़्म आया था, तो तुम लोग जो हो वही यहूदी हो जो उस समय यहाँ थे, और इसलिए तुम यहाँ कर बस जाओ। तो इज़राइल वहाँ पर जाकर बस गया, लेकिन किसी भी जो है मुस्लिम देश ने उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया और 6 दिन की एक युद्ध उनके खिलाफ लड़ी। लेकिन वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके थे कि उन्होंने सारे मुस्लिम देश को हरा के वहाँ पर अपना देश बना लिया। लेकिन वहाँ पर जो फ़लस्तीन है ये इंक्रोचमेंट कर रहा है, मतलब फ़लस्तीन के लोगों को एक अलग देश बनाने का अधिकार नहीं है, फ़लस्तीन को एक अलग देश माना नहीं गया है। और फ़लस्तीन में भी एक आतंकवादी संगठन है हमास, जो लगातार इज़राइल पर हमले करते रहते
जाता है। तो इज़राइल और हमास की जो लड़ाई है, उसकी वजह से जो फ़लस्तीन के लोगों को झेलना पड़ा। तो ये जो है आतंकवाद की परिभाषा यूनाइटेड नेशंस, माफ़ कीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशंस एक तरह से एक ही बात लगती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रभाव में ही है। तो जानबूझ के आतंक की परिभाषा इसलिए नहीं दी जाती, क्योंकि अगर आतंक की परिभाषा दी गई तो हर कोई उसकी चपेट में आ सकता है। हमास को एक आतंकवादी संगठन करार दे दिया गया है, लेकिन फ़लस्तीन के लोगों के साथ जो इज़राइल कर रहा है, वो क्या आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता? तो इसलिए आतंकवाद का रायता बड़ा फैला हुआ है, और किसी भी तरह से आप ये समझिए कि ये आतंकवाद, जातंकवाद जितना भी है, वो सारा का सारा किसी न किसी को फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से होता है। तो किसी न किसी राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक संगठन को आतंकवाद का फ़ायदा होता है। तो इस वजह से जो है इसको पाला जाता है, पनपाया जाता है। पाकिस्तान में तो पूरी इंडस्ट्री खड़ी है कि वहाँ पर जो ये संगठन होते हैं, ये हथियारों की ट्रेनिंग वगैरह देके पाकिस्तान की पूरी आर्मी पाकिस्तान के पूरे देश को लूट कर खा गई, इस बात का बहाना बनाकर कि भारत के लोग उन पर हमला, मतलब भारत का जो देश है वो उन पर हमला ना कर दे। तो पाकिस्तान के लोगों को भारत से डरा डरा कर वहाँ की आर्मी ने इतना लूटा, वहाँ के पॉलिटिशियंस ने इतना लूटा कि सबके जो हैं सब अपने आप को सेफ रखते हैं, और सबके जो हैं विदेशों में घर हैं, मकान हैं। और यहाँ पर जो भारत की आर्मी नहीं, लेकिन भारत के पॉलिटिशियंस भी पाकिस्तान का नाम ले लेकर जो है भारत के लोगों को सिर्फ लूट ही रहे हैं। अभी भारत की सरकार पर तो सवाल उठता ही है कि उन्होंने कहा था कि 370 हट जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिमोनेटाइजेशन आ जाएगा, बड़े नोट बंद हो जाएंगे तो आतंकवाद हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई इस्तीफ़ा तक नहीं देता है। एक देसी चाणक्य जिन्हें कहा जाता था, अजीत डोभाल, सारे हमले इनके अंडर होते हैं, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दूसरी तौर पर उन लोगों से भी बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है जो वाइट वॉश का खेल खेलते हैं, जो पूरी तरह से अपनी देश की सरकार पर सवाल उठाओ, अच्छी बात है, आपको उठाना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। लेकिन आप पाकिस्तान या इस्लाम को क्लीन चिट किस बात की दे रहे हो? आप ये झूठ क्यों बोल रहे हो कि लोकल सपोर्ट नहीं है? लोकल सपोर्ट की वजह से ही आतंकवादी हमले कश्मीर में होते रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान की सीमा जो है सिर्फ कश्मीर से नहीं मिलती है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी सीमा राजस्थान से मिलती है, गुजरात से मिलती हैं और पंजाब से मिलती है, लेकिन सारे के सारे आतंकवादी हमले जो हैं तकरीबन कश्मीर में ज़्यादा होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आतंकवाद का जो रहता है किस्सा टेररिज्म का, इतना सरल नहीं है, इतना सीधा नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है, हर दिशा से देखने की ज़रूरत है। और आतंकवाद सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद नहीं है, हिंदू आतंकवाद भी है, और हिंदुओं में भी जातंकवाद है, जातिगत आतंकवाद भी है। और एक और आतंकवाद है जो पुरुषों का आतंक महिलाओं पर है, वो तो है ही है, जिसका लिए मैंने एक वीडियो अभी बनाया था, जो रेप कल्चर है, जो महिलाओं का दमन करता है, उन्हें दबाए रखता है, 6 बजे के बाद उनका घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर हैं। तो ये जो चैनल है, मैंने अपने दिमाग में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ चीज़ों को मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, उसके लिए बनाया। अगर आपको वीडियोस इसके अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और व्यक्तिगत तौर पर हमलावर होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या समझते हैं इस रायते के बारे में या किसी भी मेरे वीडियो के बारे में, अपनी राय ज़रूर दीजिए, अपनी राय दीजिए। मुझे आपकी राय सुनने में दिलचस्पी है। हमला करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग एक्यूजेटरी हो जाते हैं, मतलब जैसे मैंने फूले को लेकर एक वीडियो बनाया जो कि सिर्फ गुलामगिरी पर आधारित था। मुझे क्या पता कि उनके जीवन में और क्या घटनाएं हुई हैं। तो एक महिला ने एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट डाला कि जो है फूले के जीवन की किसी घटना के बारे में कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पर हमलावर हो रही हैं, इल्ज़ाम लगा रही हैं। देखिए, जीवन के हर समय में उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा उद्देश्य केवल ज्ञान लेना, किताबें पढ़कर, और ज्ञान देना ही है, ज्ञान को बढ़ाना ही है, प्रचार प्रसार करना ही है। मेरा उद्देश्य नहीं होता कि मैं जानबूझ के कोई इन्फॉर्मेशन छुपाऊँ, या कोई एजेंडा लेकर मैं नहीं चल रही हूँ। ना तो मैं लेफ्टिस्ट हूँ, ना मैं राइट
आर्टिस्ट हूँ, तो इस तरह से हमलावर मत होइए। मैं आपकी तरह एक आम नागरिक हूँ और हम सब ही आम हैं। मुझे तो लगता है ख़ास लोग भी कुछ ख़ास नहीं होते। तो सेलिब्रिटी वर्शिप के मैं खिलाफ़ हूँ, लेकिन जो कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको फ़ॉलो कर सकते हैं हम। तो इसलिए मैं कहती हूँ हमलावर मत होइए, क्योंकि हमलावर होने से मेरी मानसिक स्थिति पर अगर आप प्रहार करेंगे तो इसमें ऐसा आम लोग, जो हम जैसे लोग, ना जो कलाकार हैं, ना कोई सैटिरिस्ट है, ना हम कॉमिक हैं, हम आम जीवन जी रहे हैं, ये लोग अपनी बात रख नहीं पाएंगे। ये लोग जो हैं इनका हौसला कम होता है। तो अच्छी अच्छी किताबें मैं आगे भी आके लेके आती रहूँगी। आप जो है इस चैनल को, बुकोपीडिया को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और गॉटा स्पीक माई माइंड को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।